जैसे अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मुँह से उस्मानपुरा दरगाह के जो शहजाद नसीन है उसने आप पे और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पे डायरेक्टली आरोप लगाया था कि आपने वक्फ की ज़मीन पे फ्रॉड करके कब्जा किया। तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? कल वाली बात का बहुत सब खुलासा मैंने दे दिया है कि वो जो बीबी माँ कब्रिस्तान जो है, बीबी माँ कब्रिस्तान के अंदर 2018 में वहां पर कुछ मुकामी बंदों ने अपनी ट्रस्ट बना करके वक्फ में उसको रजिस्टर कराने के लिए उन्होंने कोशिश की। उनका कहना ये था कि जो पुराने ट्रस्टी हैं जलालुद्दीन बाबा वगैरह, वो लोग कोई काम करते नहीं, उन्होंने ट्रस्ट को बिल्कुल प्राइवेट अपनी मालिकी का हो इस तरीके से बना लिया। सिर्फ 2-3 लोग उसमें थे और अपनी मर्जी के मुताबिक लोग काम करते थे। और बहुत सी जगह आप जाकर के देखो तो कब्रिस्तान में उन लोगों ने वहां पर बेच दिए। तो वहां के मुकामी नुमाइंदे, वहां के म्युनिसिपल काउंसिलर तौफीक खान मेरे पास उस वक्त में 2019 में आए। 2018 में वो लोग वहां पे ट्रस्टी बन चुके थे और उसी बात को 2018 के मैटर को लेकर के जो एक बात भी आई कि भाई एक ट्रस्टी जो थे वो जिंदा थे और उनको मरा हुआ बता दिया गया। उस पर पूरा मामला जो था वक्त ट्रिब्यूनल में गया था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आए तो उस वक्त में तो वो मैटर उनकी सॉर्ट आउट हो गई थी। जो ट्रस्टी थे वो पता चला कि जिंदा है तो उनको वापस से ले भी लिया था। लेकिन उस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था उस वक्त में कि क्या मामला है। लेकिन जब 2019 के आखिरी दिनों में जब मेरे पास टॉपिक का ना, जब उन्होंने मुझे कहा कि बीबी माँ कब्रिस्तान के अंदर जमीनों को बेचा जा रहा है और वहां पे इतनी बद इंतजामी है कि आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ भी बचेगा नहीं, तो बेहतर ये है कि तुम हमारे साथ ट्रस्टी में उसमें आ जाओ। मैंने उस वक्त उनको मना किया कि भाई मेरे पास वक्त नहीं रहता है, मुझे पूरे गुजरात के दौरे करने होते हैं, दूसरा कि मेरे विधानसभा विस्तार में मुझे काम करना होता है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत समझाया तौफीक खान पठान ने कि देखो अगर हम लोग नहीं इसमें शामिल होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पूरा मामला जो है वो गलत लोगों के हाथ में चला जाए। इससे बेहतर है कि हम लोग होंगे तो कम से कम जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो अल्लाह की होती है बोले उसकी हम लोग हिफाजत कर पाएंगे। तो आखिरकार मैंने उनके बहुत समझाने के बाद उसमें कहा कि अच्छा तुम उसमें मुझे ले लो, तो उसमें मैंने साइन करके दी। अब जब ये मामला था तो जो ट्रस्ट के लोग हैं जो पुराने जलालुद्दीन बाबा वगैरह, अब वो हमको कहते हैं कि हम भू माफिया है। बहुत शर्म की बात है, आप थे माफिया, आपके पास AK-47 राइफल पकड़ाई थी, आप 7 साल जेल में रहकर के आए, आप हमें कैसे कह सकते हैं? जबकि ये जो कल का जो बात थी वो सिर्फ इतनी बात थी कि जो ट्रस्टी मंडल ने 2018 के अंदर जब ट्रस्टी बनाए उस वक्त में एक जिंदा जो ट्रस्टी था उसको मुर्दा मरा हुआ बता दिया गया था। उस बाबत पे इस चीज की जो थी वो थी, उसमें किसी भी जगह पे जमीन के बारे में दूसरी कोई बात इसमें थी नहीं। 2019 में जब मैं बना ट्रस्टी, उसके बाद ना एक मीटिंग हुई है, ना कोई एक पैसे का कोई चंदा हुआ है, ना कोई बानाखत हुआ है, ना कोई दस्तावेज हुआ है, ना कोई वहां पर मीटिंग हुई है। यानी जब कोई प्रोसीजर ही वहां पर नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो यानी वहां पे करप्शन का और भ्रष्टाचार का सवाल ही कैसे पैदा हो सकता है? सर ऐसा भी सुनने में आया है कि आप पे और जो दूसरे बाकी के लोग थे उनके ऊपर FIR हुई है, तो इसके बारे में आपको क्या कुछ पता है? नहीं भाई, FIR नहीं हुई है। जो ट्रिब्यूनल ने कल वो जो उसमें जो कहा है उसके जजमेंट में, उसमें ये कहा है कि जो ये ट्रस्टी जो बने थे उनको सबको रद्द कर देना चाहिए और हम सबको कल ट्रिब्यूनल ने उनको रद्द करने के लिए कहा है। FIR नहीं हुई। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि भाई जो वक्फ की कलम 61 है उसके मुताबिक अगर काम सही नहीं हुआ हो तो उनके सामने जो भी है वक्फ एक्ट के मुताबिक यानी वो कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी FIR नहीं हुई है। FIR जो है वो पुरानी FIR जो 2018 में जो पुराने ट्रस्टी थे उनके दरमियान और नवे ट्रस्टी के दरमियान जो 4 लोग थे उनके दरमियान हुई थी। हमारे दरमियान में कोई भी FIR या कोई भी फरियाद कंप्लेन हमारे खिलाफ नहीं हुई है। जैसे भाई आपको लगता है कि ये बीजेपी के इशारे पे ये आपके ऊपर ब्लेम करने में आया है? बिल्कुल, चुनाव का वक्त है और बीजेपी के इशारे पे जिस तरीके से वो सूफी अपने आप को जो कहता है सूफी, वो सूफी नहीं है। सूफी किसे कहते हैं? सूफी अल्लाह वालों को कहते हैं कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, अल्लाह की जो इबादत करते हैं। जो आदमी झूठ बोलता है और जो भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करता है वो सूफी कैसे हो सकता है?
तो वो जो सूफी अनवर सूफी है, दूसरा एक पूर्व विस्तार का जो एक माफिया मौलवी है, जो जिसने पूरे अहमदाबाद के मदरसे मस्जिदों को बिल्कुल यानी दादागिरी से हथिया लिए हैं, और तीसरा दाना लिम्बी के बिल्डर है, कुख्यात बिल्डर कि जिन्होंने एक यानी भारतीय जनता पार्टी के हाथा बन करके मुझे राजकीय साजिश के तहत बदनाम करने के लिए एक अदेखा जिसको कहते हसद, उसमें उन्होंने ये काम को अंजाम देने की कोशिश की। ये सब बातें लोगों के सामने खुल के आ गई है, अवाम इन सबको पहचानने लगी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के दलालों को लोग पहचान गए। मैं तो इतना ही कहता हूँ सर, ईमान वाला हूँ। सर आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी इनके ऊपर? आगे तो हमारी जो कार्रवाई है, आगे तो हाईकोर्ट में इस ऑर्डर को बिल्कुल ये ऑर्डर गैर बंधारणीय है, इसलिए इस ऑर्डर के खिलाफ भी जाएंगे। और दूसरा कि बदनक्सी का दावा मैं जलालुद्दीन बाबा पे और सूफी अनवर पे, इन पे बदनक्सी का 25 करोड़ रुपए का दावा मैं उन पे करने वाला हूँ, क्योंकि कल के जजमेंट में किसी भी जगह पे जमीन की कोई लेवेज की या कोई ऐसी बात नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो ट्रस्टी जो बने थे वो 2018 के अंदर जो ट्रस्टी कोई जिंदा था उसको मरा हुआ, तो वो जो मैटर है वो वक्फ वालों की मैटर है। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तो पहले जो AI सैयद साहब थे उस वक्त में भी 27 मिलकतों को कौड़ी के दामों पे बेच दिया गया, उस वक्त भी मैंने आंदोलन किया था, और उसी वक्त में मैंने उनके सामने विधानसभा में भी वॉकआउट भी हुआ था, और मैंने तपास की मांगनी की थी। और उसके बाद जब से ये नए अध्यक्ष आए हैं, इनके खिलाफ भी बहुत सब चारों तरफ से पूरे गुजरात में से कंप्लेन आ रही है। इनको गैर बंधारणीय से सज्जा धीरा को बनाए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी भी नैतिकता हो तो इनको सबसे पहले हटाना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इनको जो बनाया वो गैर बंधारणीय तरीके से बनाया है। तो क्या सज्जा धीरा के खिलाफ आप कोई ऊपर तक कार्रवाई कर सकते हैं? जरूर से सज्जा धीरा के खिलाफ भी मैं जो है मेरी बात को फिर से भी अगले महीने विधानसभा का सत्र सुनने होने वाला है, इस बात को मैं उठाऊंगा। और जिस तरीके से ये जो ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट है वो भी बिल्कुल गैर बंधारणीय है, क्योंकि उन्होंने मुझे पक्षकार नहीं बनाया, मुझे कोई नोटिस नहीं दी, मुझे बुला करके मेरा पक्ष नहीं लिया, तो उन्होंने किस तरीके से जजमेंट दिया और किस तरीके से वो हमारे खिलाफ टिप्पणी कर सकते हैं या हमारे खिलाफ कोई बात को कर सकते हैं। कम से कम उन्होंने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के इशारे पे इस जजमेंट को लिखा है, और जजमेंट की त्रुटि हमने आज हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट को भी दे दी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने भी बनावटी लोग हैं, ये कुख्यात बिल्डर हो या ये मवाली मौलाना हो, इनकी खैर नहीं है। मैं इनकी एक एक बातों को बाहर लेकर के आऊंगा। इन्होंने मेरे ईमान के ऊपर उंगली उठाई है, और एक ईमान वाला वो होता है, वो मोमिन हो ही नहीं सकता कि जो वक्त की मिल्कत को बेचे। वक्त की मिल्कत यानी अल्लाह की मिल्कत, उसको बेचना यानी अपने ईमान से खारिज होने के बराबर है। और मैं तो बहुत उसके साथ कहता हूँ तुम्हारे को कि मैं यानी ये बात कहता हूँ कि अगर मेरे अंदर इसके अंदर जरा सी भी मेरे अगर दिल में बेईमानी हो तो मैं ईमान वाला हूँ। मैं अल्लाह की कसम खा के करके मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए मैं इसके अंदर शामिल हुआ था, और अगर इसमें मेरा कोई कसूर हो तो मैं राजकारण भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अगर मेरा कसूर तो अल्लाह तबारक तआला मेरा एक सजदा, एक हज और एक उम्रा भी मेरा कबूल नहीं करो। मरते वक्त ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी उसकी जिंदगी का जो निचोड़ होता है वो मरते वक्त का कलमा होता है। अल्लाह वो कलमा भी मुझे नसीब नहीं करे। लेकिन साथ साथ में मैं ऐसे बनाऊंगी जो मौलवी जो बन बैठे हुए जो बैठे हैं, मैं इनको भी उनको नंगा करने का, खुला करने का मैं काम करूंगा। सर आपको लगता है कि ये ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो मेरिट पे आया है कि किसी के इशारे पे आया है? ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के इशारे पे आया है, चुनाव को लक्ष्य में लेकर के आया है। और दुख की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जो काम किया है वो अपने वालों ने, हमारे वालों ने किया है। सर आखिरी सवाल आपसे कि अभी जो इलेक्शन आने वाला है और यह माहौल खड़ा किया गया है आपके खिलाफ, तो आप जनता से कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? जनता से मैं यही कहना चाहूंगा, चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जो वक्त का मामला है, ये जो कब्रिस्तान का मामला है, हर ईमान वाले को, चाहे वो MLA हो, गरीब हो, फकीर हो, मिस्कीन हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सबको एक दिन कब्रिस्तान में जाना है, वही जाकर के दफन होना है। और आपके माध्यम से मैं कह दूं कि जो मूसा स्वाग कब्रिस्तान के बाजू में जो ठक्कर बिल्डर्स ने जो बिल्डिंग बनाई उस पे स्टे मेला है, और वो बिल्डिंग का काम मैंने रुकवाया, वो भी करोड़ों की मिलकत है। उसके साथ साथ जब 27 प्रॉपर्टी है ने बेच दी थी, उस वक्त भी विधानसभा में भी उसके खिलाफ देखा मैंने किया था। और पूरे गुजरात के मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा हो इसके वक्त की जो प्रॉपर्टी हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी है उसको बचाने का एक मुहिम थी, जो हमारे स्वर्गवासी बदरुद्दीन शेख साहब, हमारे इकबाल भाई शेख एडवोकेट, मैंने हम लोगों ने पूरे गुजरात में घूम करके लोगों को इसके लिए सचेत किया था, लोगों को समझाया था कि हमारी प्रॉपर्टी को हमको
ये बचाना चाहिए। और वो काम को हमने करके पूरी कोशिश हमने ये की है कि लोगों में अवेयरनेस आए। आने वाले दिनों में भी जहाँ कहीं भी ये बात होगी तो हम जरूर से ऐसी बातों का सामना करेंगे। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, चुनाव के फैसले जो है वो होंगे। मैंने एमएलए बनने के बाद सबसे पहली जो मेरी ग्रांट थी, सबसे पहली मेरी ग्रांट 33 लाख रुपए मैंने मूसा सुहाग कब्रिस्तान में दी थी। उसके बाद मैंने बाबा ढोकल कब्रिस्तान में दी थी, मोमिन जमात कब्रिस्तान में दी थी, गंज सौदा कब्रिस्तान में दी थी, 4 तोड़ा कब्रिस्तान में दी थी। यहाँ तक कि जो बीबी माँ कब्रिस्तान है उसमें जब कोई ग्रांट नहीं देता था, सबसे पहले ग्रांट मैंने वहां दी थी। और उस वक्त में मीडिया वालों ने मुझसे सवाल भी किया था कि तुम सबसे पहले ग्रांट तुमने कब्रिस्तान में क्यों दिए। मैंने कहा पहले कब्रिस्तान, दूसरी स्कूल और दूसरे मैंने जो है हॉस्पिटल में दिए। उसका मैंने कारण भी बताया था कि अगर आदमी जब गरीब होता है तो सुखी होता है, अल्लाह ताला आपको 2 पैसे देता है, सबसे पहले अपना घर बनाता है। मैं ईमान वाला हूँ, मैं एमएलए बना, मैं सुखी, मुझे मालूम है कि मैं एमएलए जरूर हूँ, मैं कल मुख्यमंत्री भी बन जाऊं या मुझसे आगे भी कहीं चला जाऊं तो मुझे मर के तो 6x6 कब्र में आना है। सबसे पहले मेरा जो घर है, जो मेरा आखिरी घर है, जहाँ पे मुझे जाना है, और हर इंसान